सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम श्री परमात्मने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम न्याय दर्शन के दूसरे अध्याय के प्रथम आह्निक के चौथे प्रकरण पर विचार कर चुके थे। अब आगे के हम पांचवें प्रकरण अनुमान परीक्षा प्रकरण पर विचार करेंगे। न्याय दर्शन में महर्षि गौतम ने पहले पाद के प्रथम आह्निक में, पहले अध्याय के प्रथम आह्निक में महर्षि ने 16 पदार्थ का वर्णन किया। उन 16 पदार्थ में से जो प्रमाण नामक प्रथम पदार्थ था वह भी 4 प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। उसमें से जो दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, उसके विषय में महर्षि सूत्रकार ने प्रथम अध्याय के प्रथम आह्निक के 5वें नंबर सूत्र में कहा कि अथ तत्पूर्वकम त्रिविधम अनुमानम पूर्ववत शेषवत सामान्यतो दृष्टम च। अर्थात वह अनुमान प्रमाण 3 प्रकार का होता है और वह प्रत्यक्ष प्रमाण पूर्वक होता है। अनुमान के मूल में प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना अनुमान प्रमाण नहीं हो सकता, इसलिए कहा तत्पूर्वकम। तत्पूर्वकम अर्थात प्रत्यक्ष पूर्वकम। और वह प्रमाण जो है अनुमान 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार से अनुमान हमें होता है। पूर्ववत अर्थात कारण कार्य की दृष्टि से देखे तो कारण से कार्य का अनुमान हो जाना, यह पूर्ववत अनुमान है। जैसे बादल वर्षा में कारण है, बादल वर्षा का कारण है, तो उस वर्षा रूपी कार्य के प्रति बादल कारण बनेगा और उस कारण से कार्य का अनुमान कर लेना और पूर्व में कर लेना। तो बादल को देख करके यह अनुमान कर देना कि बारिश होने वाली है, बारिश आने वाली है। इस प्रकार के जो अनुमान हैं वह पूर्ववत अनुमान कहे जाते हैं। दूसरा अनुमान होता है शेषवत अनुमान। शेषवत अनुमान में यह होता है कि इसके विपरीत होता है। जैसे पूर्ववत अनुमान है, उसका ठीक विपरीत कार्य से कारण का अनुमान होता है। अर्थात कार्य कारण से अनुमान कैसे? कार्य को देखकर यहाँ पर कारण का अनुमान होता है। जैसे नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देख करके, तीव्र धारा को देख करके ऊपर कहीं पहाड़ों में हुई बारिश का अनुमान हो जाता है। यानी कि बारिश हुआ है, बारिश कारण है किसका? ये जो जलस्तर बढ़ने का, नदी में जो जलस्तर बढ़ा है उस जलस्तर के बढ़ने का कारण है कि ऊपर कहीं बारिश हुई है। यानी कि वहाँ बारिश नहीं हुई, जहाँ पर हम जलस्तर देख रहे हैं वहाँ पर बारिश नहीं हुई है, परंतु जलस्तर तीव्र है, धारा तीव्र है, जलस्तर बढ़ा हुआ है। इस प्रकार देख करके हम कहते हैं कि ऊपर कहीं बारिश हुई है। तो यह जो है कार्य से कारण का अनुमान है, जिसे शेषवत अनुमान कहते हैं। और एक सामान्यतः दृष्टि अनुमान होता है कि सामान्यतः दृष्टि में सामान्य रूप से कार्य कारण तो नहीं होता है। जैसे एक अनुमान कहा जाता है, सामान्यतः दृष्टि इसको कह सकते हैं कि जो चींटियां होती है उन चींटियों को देख करके वह अपने अंडे को लेकर जाती है एक श्रृंखलाबद्ध होकर के, और उस श्रृंखलाबद्ध होकर के उसके गति को अपने अंडे को लेकर जाती है। तो हमारे बुजुर्ग लोग ऐसा कहते हैं कि बारिश होने वाली है, या मानसून आने वाला है, या बारिश होने वाली। इस प्रकार के उन चिट्टियों को देख करके अनुमान हो जाता है। तो यह सामान्यतः दृष्टि है, सामान्य रूप से देखा गया है और उस देखे हुए को एक अनुमान बना लिया और उस अनुमान के आधार पर ऐसा निर्णय लिया जाता है। यह तो हुआ अनुमान के प्रकारों का वर्णन। अब यहाँ पर पूर्व पक्ष यह प्रश्न उठाता है, एक आक्षेप उठाता है
कि जो आपने अनुमान के कुछ प्रकारों का उल्लेख किया और कुछ उदाहरण दिया, और अन्य प्रकार से भी उदाहरण कुछ दिए जाते हैं उसके अतिरिक्त भी, वहां पर पूर्व पक्षी के द्वारा यह आक्षेप उठाया जा रहा है सूत्र संख्या 37 में कि यह जो अनुमान प्रमाण है, रोधोपघात सादृश्यभ्यो व्यभिचाराद अनुमानम अप्रमाणम, अर्थात रोध, उपघात और सादृश्य कुछ उदाहरण है यहाँ पर। कि जैसे रोध का उदाहरण यह है कि मान लीजिए कि जो आपने यह कहा शेषवत अनुमान में कि कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है, उस कार्य को देखकर कारण का अनुमान कैसे होता है? जो आपने कहा कि नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देख करके ऊपर पहाड़ों में बारिश होने का अनुमान होता है। परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि मान लीजिए उस नदी का जो जल है किसी बांध द्वारा रोक दिया गया हो, और बांध को टूट जाने के पश्चात जलस्तर भी तो बढ़ सकता है। ऊपर बांध बंधा हो और अचानक बांध को खोल दिया जाए या बांध टूट जाए किसी भी प्रकार से, तो जब बांध टूट गया तो भी तो जलस्तर बढ़ सकता है, और उस जलस्तर को बढ़े हुए को देख करके आप कह दोगे कि ऊपर बारिश हुआ है, तो यह तो आपके जो अनुमान खंडित हो जाता है। ऐसा तो होता ही नहीं, बांध के टूट जाने से और आप यहाँ पर बढ़े हुए जलस्तर को देख करके यह कह दो कि ऊपर बारिश हुआ है, और वहाँ पर जाने के बाद तो दिखता है कि भाई बांध टूटा हुआ है, बारिश तो कहीं हुई ही नहीं। तो इस प्रकार से आपका जो ये अनुमान है वह ठीक नहीं है, वह असत्य है, मिथ्या ऐसे आपने रच लिया है, व्याप्ति यह व्यभिचरित हो जा रहा है, यह खंडित हो जा रहा है। तो यह एक उदाहरण को खंडित किया। दूसरा कहा उपघात। उपघात मतलब टूट जाना, रोध का मतलब रुकावट हो और उपघात का मतलब टूट जाना। टूट जाना कैसे? जैसे मान लीजिए कि चींटी का उदाहरण है कि भाई चींटियाँ जो है अपने एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से अंडे को लेकर जाती है, तो उससे अनुमान करते हैं हमारे पूर्वज, हमारे जो वरिष्ठ हैं, कि बारिश होने वाली है और अच्छी बारिश होने वाली है, मानसून आने वाले हैं, इस प्रकार के अनुमान होता है और ये किसान करते हैं इसका अनुमान। परंतु पूर्व पक्ष यहाँ पर यह कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कि उसके जो निवास स्थल है जहाँ पर चिट्टियाँ रहती है, बॉबी बना करके उसको किसी ने तोड़ दिया, किसी कारणवश टूट गया। अब उनके निवास स्थल ही टूट गया जहाँ रहते हैं, तो वो भागेंगे ही वहाँ से, और चिट्टियाँ भागेंगी और उनको देख करके आप ये कह दोगे कि बारिश होने वाली है। ये तो होता ही नहीं ऐसे। ऐसे तो आपका अनुमान खंडित हो जाएगा, अनुमानाभास हो जाएगा, अनुमान असत्य हो जाएगा, मिथ्या हो जाएगा। तो ये कैसे कह सकते हैं चिट्टियों को देख करके कि बारिश होने वाली है? दूसरा उदाहरण दिया कि यह भी देखा जाता है कि सादृश्य, अर्थात सादृश्य उदाहरण यह है कि यह भी कहा जाता है कि मयूर की ध्वनि को सुन करके किसान बारिश का अनुमान लगा लेता है। मयूर को ध्वनि, क्योंकि कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं कि उनको कुछ पूर्वानुमान होता है, वह भविष्य में होने वाली घटनाओं से परिचित होते हैं और उससे परिचित होने के कारण कुछ क्रिया प्रतिक्रिया करते हैं, और उस क्रिया प्रतिक्रिया को जानकार लोग देख करके और यह निर्णय करते हैं कि भविष्य में ये घटना घटित होने वाली है। अब मयूर की ध्वनि को सुन करके किसान क्या अनुमान लगा लेता है? जानकार लोग यह अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होने वाली है। अब पूर्व पक्ष यह कहना चाह रहा है यहाँ पर कि मान लीजिए कि कोई मयूर के सदृश ध्वनि निकाले, मुंह से कोई व्यक्ति निकाल रहा है, कोई आदमी निकाल रहा है, मयूर की बोली निकाल रहा है। कई होते हैं कि नकल करने वाले लोग ध्वनि का नकल करते हैं, जिसे मिमिक्री अंग्रेजी में बोलते हैं। तो वह मान लीजिए कि मयूर की ध्वनि निकाल रहा हो और एकदम उसी के जैसा निकाल रहा हो, तब क्या उस ध्वनि को सुन करके जानकार लोग यह कह देंगे कि बारिश होने वाली है? और यदि कह देंगे तो वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही होगा, असत्य ही होगा। इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने सिद्धांती के बनाए हुए जो अनुमान के प्रकार हैं उसको खंडित करने का प्रयास किया और कहा कि यह जो अनुमान के प्रकार है जिसके माध्यम से आप
अनुमिति कर रहे हो, अर्थात कुछ ज्ञान कर रहे हो, पूर्वानुमान कर रहे हो, या कुछ बीती हुई घटनाओं का ज्ञान कर रहे हो, तो वह व्यभिचरित हो रहा है, अर्थात खंडित हो रहा है। और खंडित होने से ये आपके जो अनुमान के प्रकार है वह अनुमान नहीं हो सकता। इसलिए आपके बनाए हुए जो सारे नियम हैं अनुमान के, वह ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से यह आक्षेप है पूर्व पक्षी का। अब इस पर सिद्धांत पक्ष जो ऋषि हैं, आचार्य हैं, महर्षि गौतम, वह अपना मत प्रस्तुत कर रहे हैं और आगे सूत्र के माध्यम से कह रहे हैं। सूत्र है कि नैक देश त्रास सादृश्यभ्य व्यभिचारात् अनुमानम प्रमाणम। नैक देश त्रास सादृश्यभ्य अर्थांतर भावात्, कि कह रहे हैं कि यह जो आपका कथन है, जो आपने पूर्व के सूत्रों के द्वारा आपने कहा कि रोध, उपघात और सादृश्य, इसके द्वारा जो व्यभिचरित हो रहा था, महर्षि कह रहे हैं कि ये जो खंडन आप कर रहे हो, एक देश, त्रास और सादृश्य, एक देश अर्थात नदी के जो बांध है उसके एक देश का टूट जाना या रुकावट आ जाने के बाद फिर टूट जाता है, उससे जलस्तर बढ़ जाता है और उसके द्वारा जो अनुमान होगा वह तो मिथ्या ही होगा, इस प्रकार जो आप कह रहे हो। और फिर दूसरी जो है त्रास, अर्थात वो जो चिट्टियों के रहने के स्थान है, वो जो बॉबी है, उसका टूट जाना। और फिर सादृश्यता को दिखाया आपने, जैसे मयूर के सदृश ध्वनि कोई निकाल रहा है तो उसको सुन करके कोई अनुमान करेगा तो वह गलत ही होगा। यह जो आप बातें कर रहे हैं वह कर रहे हैं कि इससे भिन्न होता है अर्थांतर भावात्। अर्थांतर मतलब कि वह जो अनुमान की स्थितियां हैं, जो जानकार लोग जिस माध्यम से अनुमान करते हैं, वह स्थितियां जो आप कह रहे हो उससे भिन्न होती है। भिन्न कैसी होती है? जैसे नदी के जलस्तर को बढ़े हुए देख करके वह ऊपर हुए बारिश का अनुमान जो करता है जानकार व्यक्ति, वह परिस्थिति और जो आप बांध टूटने के बाद जो जलस्तर बढ़ता है वह परिस्थिति, दोनों में भिन्नता होती है, दोनों में भेद देखा जाता है। क्या देखा जाता है? जानकार व्यक्ति केवल नदी के जलस्तर बढ़े हुए को देखने मात्र से वह नहीं कह देता कि ऊपर बारिश हुई है, अपितु उस नदी के जलस्तर के बढ़ने के साथ साथ वह यह भी देखता है कि नदी का जो जल है वह मटमैला है, उस नदी के जल के साथ कुछ खरपतवार भी साथ आ रहे हैं, पत्तियां भी कुछ साथ में आ रही है। और इन सारी चीज़ों को देख कर, केवल एक चीज़ें नहीं है वहाँ पर, और इन सारी चीज़ों को देख करके वह अनुमान लगाता है कि ऊपर बारिश हुई है। जबकि बांध टूटने पर या ऊपर कहीं अवरोध हो जाने पर, जल का अवरोध छूट जाने के पश्चात जो जल स्तर बढ़ता है नदी का, वह ऐसा नहीं होता है। उसका जल जो है मटमैला नहीं होता है, उस जल के साथ कोई खरपतवार नहीं आते, कुछ और भी जो अवांछनीय पदार्थ होते हैं वह नहीं सामने आते हैं। तो उन चीज़ों का अभाव होने से केवल जल स्तर को बढ़ने मात्र से जानकार लोग अनुमान नहीं करते, अपितु उसके साथ कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो वहाँ पर भेद प्रदर्शित करती हैं अनुमानकर्ता के सामने। इसलिए जो आप उदाहरण दे रहे हो वह उदाहरण और अनुमान की जो परिस्थिति है जिससे अनुमानकर्ता अनुमान करते हैं, वह दोनों परिस्थिति में अंतर है, और अंतर होने से वह जो जानकार व्यक्ति है उसको पता चल जाता है, और इसलिए वह अनुमान खंडित नहीं होता, वह अनुमान ठीक ठीक ही होगा। इसलिए हमारा जो बनाया हुआ अनुमान है कि शेषवत अनुमान में जो कार्य को देख करके कारण का अनुमान होता है वह सत्य ही है, मिथ्या नहीं है। दूसरी जो बात कही गई थी पूर्व पक्ष के द्वारा, चिट्टियों को जो निवास स्थल है जहाँ पर वो चिट्टियाँ रहती हैं और उसको कोई तोड़ दे या किसी भी प्रकार से टूट जाए उनके निवास स्थल, तो वह चिट्टियाँ इधर उधर भागेंगी और उनके इधर उधर भागने की जो क्रिया है उसको देख करके कोई व्यक्ति अनुमान कर ले कि बारिश होने वाली है, तो वह अनुमान मिथ्या ही होगा। तो उसमें भी भेद होता है, जो जानकार व्यक्ति हैं उस भेद को स्पष्ट ही वहाँ पर देखता है। तो भेद इस आधार पर होता है कि जानकार व्यक्ति वहाँ पर देखता है कि जो एक सामान्य अनुमान की परिस्थिति होती है चिट्टियों के चलने की, और एक उनके निवास स्थल टूट जाने के बाद जो चिट्टियों की गति की स्थिति होती है, दोनों में भेद होता है, दोनों में अंतर होता है। अंतर क्या है वहाँ पर? अंतर यह है कि जब उनके निवास स्थल मान लीजिए किसी भी प्रकार से टूट जाए तो वह चिट्टियाँ इधर उधर किसी श्रृंखलाबद्ध होकर नहीं भागेंगी,
वह इधर उधर भागेंगे, जहाँ कहता उनको जगह मिले वही भागेंगी। परंतु जो बारिश के अनुमान वाली परिस्थिति है चींटियों के चलने में, उसमें भेद है। वह श्रृंखलाबद्ध चलती है, अपने अंडे को लेकर भागती है। यहाँ पर तो अंडे को लेकर भागने की कोई बात ही नहीं है, वह ऐसे भी भाग सकती है, अंडे के साथ ही भाग सकती है और यत्र तत्र भागेगी, वह इधर का उधर भागेगी, कोई एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से नहीं भागेगी। इसलिए जो अनुमान करता है, जो जानकार व्यक्ति है इस विषय में, वह उन परिस्थितियों के भेद को भली भांति पहचानता है और उसको पहचान करके वह सटीक अनुमान करता है। और वह अनुमान जो एक जानकार के द्वारा किया गया अनुमान है, उस अनुमान में कभी भी मिथ्या ज्ञान नहीं होगा, वह अनुमान सटीक होगा और वह ज्ञान सत्य ज्ञान कराने वाला होगा। यदि वह ज्ञान कर रहा है, उसको भेद को पहचान कर ज्ञान कर रहा है, तो वह सत्य होगा, उसका अनुमान सदैव सत्य होगा। अब जो तीसरी बात ये कही गई थी, मयूर की सदृश कोई ध्वनि निकाल रहा है मुख से, तो उसके ध्वनि को सुन करके कोई बारिश का अनुमान करे तो ये मिथ्या ही होगा। तो इस विषय में महर्षि कह रहे हैं कि यह जो मयूर की ध्वनि निकालने वाला व्यक्ति है, इसके ध्वनि में और मयूर की ध्वनि में, चूंकि यह अनुमान वही व्यक्ति कर पाएगा जो जानकार होगा, बिना जानकार व्यक्ति के तो यह अनुमान कर ही नहीं सकता। इसलिए जो अनुमान करने वाला व्यक्ति है वो पारखी है, वह भेद को समझता है, वह मनुष्य के बनाए हुए ध्वनि को समझता है और जो वास्तविक मयूर की ध्वनि है उसको समझता है। इसलिए वह जानकार व्यक्ति इस भेद को भी भली भांति पहचानता है कि यह जो बनावटी आवाज़ है, बनावटी ध्वनि आ रही है, मयूर की वास्तविक ध्वनि नहीं है। जब मयूर की वास्तविक ध्वनि नहीं है तो वह समझ जाएगा कि ये कोई व्यक्ति मिथ्या बोल रहा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति बोल रहा है, कोई मनुष्य या कोई बच्चा बोल रहा है। ऐसे बच्चे गांव में अधिकतर देखे जाते हैं कि वह अपनी आनंदोल्लास के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की बोलियां निकालते हैं। तो वहाँ के जानकार व्यक्ति जो हैं वो समझते हैं कि ये बच्चे बोल रहे हैं, ये आनंद कर रहे हैं। परंतु जो पारखी व्यक्ति होगा वह मयूर के वास्तविक ध्वनि है उसको पहचानता है और उस वास्तविक ध्वनि को पहचान करके ही वह निर्णय करता है कि बारिश होने वाली है। यदि वह वास्तविक ध्वनि को देख करके, सुन करके निर्णय ले रहा है, तब उसका ज्ञान कभी मिथ्या नहीं हो सकता। वह वास्तविक ज्ञान होगा, वह सत्य ज्ञान होगा और वह ज्ञान जो है सत्य को, यथार्थ को जनाने वाला होगा। तो इस प्रकार से महर्षि ने पूर्व पक्ष के जो आक्षेप थे उस आक्षेप का निवारण किया। तो इन दो सूत्रों के माध्यम से महर्षि ने अनुमान परीक्षा प्रकरण को संपन्न किया। अब इसके बाद एक और प्रकरण प्रारंभ होता है। यहाँ पर आक्षेपकर्ता एक आक्षेप उठाता है। आक्षेप यह उठाता है और कहता है कि हे ऋषिवर, ये जो आपने अनुमान बताए और ये बताया कि ये अनुमान त्रैकालिक होता है। अनुमान जो प्रमाण है तीनों काल में ज्ञान कराता है। तीनों प्रमाण में कैसे ज्ञान कराता है? जैसे पूर्ववत, जो पूर्ववत अनुमान था, उस पूर्ववत अनुमान में क्या था? कारण को देख करके कार्य का अनुमान करना, यानी कि बादल को देख करके बारिश का अनुमान, ये भविष्यत्कालिक ज्ञान है, क्योंकि यह अनागत कालिक ज्ञान है। आने वाले काल का ज्ञान करा रहा है कि आने वाले समय में बारिश होने वाली है, तो ये भविष्यत्कालिक घटनाएं हैं, उसका भी ज्ञान अनुमान से होता है। और जो शेषवत ज्ञान में था, शेषवत जो अनुमान था, वह कार्य से कारण का अनुमान करा रहा था, यानी कि नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देख करके पूर्व में हुए कहीं ऊपर बारिश का अनुमान करा रहा था। तो ये अतीतकालिक घटनाएं हैं, यह अतीत काल का अर्थात भूतकाल की घटनाएं का ज्ञान करा रही है। और वर्तमान कालिक भी, जैसे धूम से अग्नि का ज्ञान होता है, वह वर्तमान कालिक भी होता है। इस प्रकार से महर्षि के द्वारा ये जो बताया सिद्धांत है कि अनुमान जो है त्रैकालिक होता है, तीनों काल का ज्ञान कराता है। तब इस विषय में आक्षेपकर्ता पूर्व पक्ष आक्षेप कर रहा है सूत्र संख्या 39 में कि वर्तमाना भाव पततः पतित परितव्य कालोपपत्ते है। अर्थात कहना वो चाह रहा है पूर्व पक्षी कि जो आपने यह सिद्धांत बनाया कि अनुमान जो है तीनों काल में ज्ञान कराने वाला होता है, परंतु यह वर्तमान काल तो होता ही नहीं है। वर्तमान काल का तो सर्वथा अभाव होता है, और वर्तमान काल का सर्वथा अभाव होने से केवल भूतकाल और भविष्यकाल, ये दो ही काल होते हैं। और जब दो ही काल होते हैं
तो तीनों काल में अनुमान ज्ञान कराता है, यह बात खंडित हो जाती है। यह पूर्व पक्ष का मत है, यह पूर्व पक्ष बोल रहा है। क्यों? वो समझा रहा है। पतित पतितव्य कालोप फल या पत्तियां पेड़ से गिर रही है, गिरने की क्रिया हो रही है, तो उस क्रिया में दिखा रहा है कि उस क्रिया में देखा जाए तो दो ही काल हैं। मान लो वो फल गिर रहा है, अपने डाली से छोड़ करके वो नीचे गिर रहा है। नीचे गिरते हुए फल में या पत्तियों में किसी एक बिंदु पर हम लेते हैं, मान लीजिए वो गिर रहा है, बीच में किसी एक बिंदु को ले हम, तो उस बिंदु को लेते हैं तो उसके ऊपर वाली जो पथ है, रास्ता है, वह रास्ता क्या हो गया? अतीत हो गया, व्यतीत हो गया। अब नीचे जो गिरने वाला जो शेष पथ है वह होने वाला है, तो ये क्या हो गया? भविष्य में हो गया। और बचा का इससे ऊपर भूत हो गया, इससे नीचे भविष्य है, अनागत है। तो कह रहे हैं कि इसमें वर्तमान का तो लोप हो गया, वर्तमान है ही नहीं। जब वर्तमान काल होता ही नहीं तो ये आप कैसे कह सकते हो कि अनुमान जो है तीनों काल में ज्ञान कराने वाला होता है, जब दो ही काल सिद्ध होता है। ये काल की जो विभाजन किया उस पर ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि जब ध्यान नहीं देंगे और उसके बारीक अंतर को नहीं समझेंगे तो खंडन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो कहना क्या चाह रहा है? वह रास्ता को दिखा रहा है कि क्रिया की जो रास्ता है, पथ है, उस पथ को देखा जाए और मान लो कि पथ पर किसी एक बिंदु को माना जाए कि वो रास्ते पर गिर रहा है, वो कहीं भी एक बिंदु को ले लें और उससे कहा जाए कि उससे ऊपर वाली जो पथ है, रास्ता है, वो पूरा कर चुका है। तो जब पूरा कर चुका है उसमें जो लगा समय है वो तो भूतकालिक घटनाएं हो गई, वो हो चुके हैं। अब उसके बाद जो होने वाली घटनाएं हैं उसमें जो समय लगने वाला है वह भविष्यकालिक है, अनागत कालिक है, आने वाला है। तो जब दो ही काल सिद्ध होते हैं तो ये आप कैसे कह सकते हो कि अनुमान त्रैकालिक होता है, तीनों काल में ज्ञान कराने वाला होता है? जब दो ही काल सिद्ध होते हैं तो भाई कैसे कह सकते हो कि त्रैकालिक होता है? तो इस प्रकार से वर्तमान का अपलाप करके, वर्तमान काल को झुठला करके, उसका सर्वथा अभाव बता करके और यह कहना चाह रहा है कि जब वर्तमान होता ही नहीं तो आप कैसे कह सकते हो कि ये तीनों कालों में ज्ञान कराने वाला होता है? तो इस प्रकार से वर्तमान काल का लोप कर रहा है पूर्व पक्ष, और लोप करके केवल दो ही काल सिद्ध कर रहा है, भूतकाल और भविष्यत काल, अतीत काल और अनागत काल। तो अतीत और अनागत दो ही काल को सिद्ध कर रहा है पूर्व पक्ष और वर्तमान का लोप कर रहा है, वर्तमान काल का सर्वथा अभाव बतला रहा है। और अभाव बतला करके सिद्धांत पक्ष पर एक आक्षेप लगाना चाह रहा है कि ये जो अनुमान के विषय में बात कही जाती है कि ये त्रैकालिक होता है, यह ठीक नहीं है। दो ही जब काल होते हैं तो तीसरा कहाँ से आ गया? तो इस प्रकार से यहाँ पर पूर्व पक्ष के द्वारा कुछ आक्षेप उठाए गए हैं। इस आक्षेप का समाधान ऋषि आगे करेंगे, उसको हम आगे देखेंगे। इस कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष अगले अंक में। शांति शांति शांति।